हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों इस सीरीज़ में हम लोग कवर कर रहे हैं विज़न आईएएस की मंथली मैगजीन जो कि मई 2023 की है। और आप में से कई भाई बहन मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जून की कब आएगी, जुलाई की कब आएगी। तो मेरे दोस्तों अभी तक जून की केवल और केवल इंग्लिश में मैगजीन आ पाई है। आगे 2 से 3 दिन में हो सकता है आपको हिंदी की भी करंट अफेयर देखने को मिलेगी। तो हम लोग जून की भी फिर शुरू कर देंगे। तब तक हम लोग मई की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने जो कवर किया है मई में, हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कवर कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी कवर कर लिया पूरी तरीके से, और साथ ही साथ हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को भी कवर किया है। और साथ ही आपको बताते चलूँ कि ये एनवायरनमेंट का जो सेगमेंट है वो भी कवर हो गया है। आज उसकी लास्ट क्लास है, और कल की क्लास में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सबसे पहले पढ़ेंगे, जहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए आज की हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट में उसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र 2023 की जो लेटेस्ट एडिशन है, कौन सा 2023, इसकी भी क्लास को शुरू कर दिया गया। 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो प्लीज़ आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट कर सकते हैं। और आर के लिए जो टॉपर्स के नोट्स हैं उसको भी चलाया जा रहा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिलेगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी एक है और टेलीग्राम चैनल भी, दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना एक प्यारा सा थंबनेल जो है कि दे दीजिए, अपने वीडियो पे लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा बटन जो है कि लाल कलर का दिख रहा है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी फैमिली का आप भी हिस्सा बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एनवायरनमेंट में कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ थी। जो बचे हुए 5 से 6 टॉपिक जो बचे हुए हैं, 7-8, उसे आज हम क्लास में निपटा के और अगली क्लास हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स पे होगी, जो आपको कल देखने को मिलेगी। और इधर बीच कुछ शेड्यूल बिगड़ गया था, इसीलिए करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रही थी। अब लेकिन आपको रेगुलर मिलेगी, और जैसे ही जून की आएगी मैं स्टार्टिंग के 1 वीक के अंदर ही सभी क्लासेस कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आप लोग पीडीएफ के माध्यम से और क्लासेस के माध्यम से चीज़ों को तैयार कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे और अपने खुद के नोट्स भी बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है आज का वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, जिसको GFIN कहते हैं। तो पहले समझते हैं GFIN होता क्या है, क्यों चर्चे में है। देखिए, इसे वित्तीय विनियामकों और संबंधित संगठनों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने 2019 में औपचारिक रूप से गठित किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित के लिए वित्तीय नवाचार का समर्थन करना, यानी फाइनेंशियल इनोवेशन जो है कि करना, इसका समर्थन करना। भारत की ओर से RBI सहित 70 से अधिक अन्य वैश्विक संगठन भी इसमें जुड़े हुए हैं। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना और एक निगरानी करने वाले साधन के रूप में कार्य करना। ये निगरानी भी करता है कि इनोवेशन जो हो रहा है फाइनेंशियल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ये अर्थव्यवस्था में सहयोग करेगा या उसके नकारात्मक पक्ष की ओर ले जाएगा। तो इन सभी पर ये फोकस करता है। तो आइए, GFIN क्यों चर्चा में आया? क्योंकि RBI ने वैश्विक नवाचार नेटवर्क के ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में शामिल होगा। इस बार जो है कि RBI शामिल होगा, और टेक स्प्रिंट जो है वो RBI सहित 13 अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों और फर्म्स तथा नव उन्मेषकों के साथ एक मंच पर लाएगा। RBI को, इन सभी को एक मंच पर लाएगा, जिससे जो वित्तीय सेवाओं में जो ग्रीन वॉशिंग हो रही है, इसकी जोखिम को कम किया जाए। अब ग्रीन वॉशिंग दोस्तों होता क्या है? आपके ध्यान में आ रहा होगा कि वॉशिंग तो होता है कपड़ा धोना, लेकिन यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? तो ग्रीन वॉशिंग का सबसे अच्छा तरीका समझिए, यहाँ पे ये प्रचार करने का एक तरीका होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रचार करने का एक तरीका होता है जिसमें कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट, अपनी गतिविधियों और नीतियों को पर्यावरण या सामाजिक दृष्टि के सकारात्मक और अनुकूल बताती है, या पर्यावरण या सामाजिक क्षति न पहुंचाने वाले के रूप में बताती है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल के आप तौर पे देख सकते हैं, बहुत सारी जो ऑयल रिफाइनरीज की कंपनी है जो ऑयल का प्रचार करती है कि हमारा ऑयल बिल्कुल शुद्ध है, हमारा तेल बहुत बढ़िया है। बहुत सारी शैम्पू की कंपनियां हैं जो ये दिखाती हैं कि हमारी जो शैम्पू है वो पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, ये आपके बालों को हार्मफुल नहीं रखेगा, ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। और बहुत सारी जो है कि प्रचार करते हैं वो झूठे, लेकिन असल में वास्तविकता इसके विपरीत होता है। जब हम उन तेल को या खान पान की वस्तुओं को या शैम्पू को या किसी भी प्रोडक्ट को जब हम प्रयोग करते हैं
हैं तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ प्रकृति के विपरीत भी ये काम करते हैं, यानी कि पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाते हैं। इन्हीं को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है और ग्रीन वॉशिंग के जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई इन सभी के साथ शामिल हो रहा है GFIN में। किसमें हो रहा है? GFIN, ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क। इसमें जो है कि शामिल हो रहा है, मतलब पहले से ही शामिल है, इसके एक मंच पे शामिल हो रहा है। तो यहाँ से जो प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। किसी कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट का इस तरीके से प्रचार करना कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है, साथ ही साथ जो है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है या दूसरे प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके से प्रचार करना ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। भारत सेबी द्वारा बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फ्रेमवर्क की शुरुआत के साथ धीरे धीरे ESG विनियमन की ओर बढ़ रहा है। और ये जो ESG का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, यानी भारत क्या कर रहा है, सेबी के द्वारा जो BRS जो ये फ्रेमवर्क है इसकी शुरुआत करने के साथ साथ वो एनवायरमेंटल, सोशली और गवर्नेंस के स्तर पे ध्यान दे रहा है। और BSRS को 2022-23 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि अब जो भी आपकी जो 1000 सूचीबद्ध कंपनियां हैं बाजार में, कैपिटलिस्ट जो हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं लिस्टेड, उनको एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना होगा, सोसाइटी का भी देना होगा और गवर्नेंस का भी ध्यान देना होगा, तभी वो ग्रीन वॉशिंग जैसे कामों को कम कर पाएंगी और अपने प्रोडक्ट के बारे में ओरिजिनली जानकारी दे सकेंगी। तो बस इतना ही आपका टॉपिक था छोटा सा। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका छोटा सा, प्लास्टिक प्रदूषण पर यूनेप की रिपोर्ट। जो यूनेप रिपोर्ट्स आई है प्लास्टिक पॉल्यूशन पे, इसके बारे में हम समझते हैं। तो यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की एक रिपोर्ट प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाने पे बल देती है। अब सबसे पहला वर्ड आता है कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है मेरे दोस्तों। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि इस प्रकार के आप साधनों का प्रयोग करिए जिससे डिग्रेडेबल आसानी से हो सके, रीयूज हो सके, रिसाइकिल हो सके, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। और इसके माध्यम से क्या होगा, जो प्लास्टिक के प्रदूषण है वो कम से कम होंगे, यानी एक प्लास्टिक का यूज़ होने के बाद दोबारा कंपनी उसको रिसाइकिल करके दूसरे किसी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकती है, जिससे प्लास्टिक का कचरा कम हो सकेगा और प्रदूषण कम हो सकेगा। आगे देखते हैं, यूनेप की एक रिपोर्ट है टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमिक, शीर्षक से इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के समाधान के क्रम में उत्पन्न अलग अलग मुद्दों को हल करती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या हल होगा अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, ऐसा यूनेप कह रहा है अपनी रिपोर्ट में। वो दे रहा है कि अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी को जो है कि यूज करेंगे तो प्लास्टिक जो प्रदूषण हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में जो बढ़ रहा है, कचरा बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग पे भी जो असर पड़ रहा है, जो ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ रहा है, लैंड फर्टाइल पे जो असर पड़ रहा है, भूमि की फर्टाइल पे, तो ये सब चीज़ों को कम किया जा सकेगा और हम इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकेंगे। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि यूनेप ने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात की है और कहा है कि ऐसी व्यवस्था से जिसमें उत्पादन के साधन इनपुट्स के पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण पर आधारित होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इकोनॉमी में हम कोई भी इनपुट डाल रहे हैं रॉ मटेरियल के रूप में, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो भी उस कचरे को निकल रहा है, जो प्लास्टिक का डिब्बा निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, उसको रीयूज करो, रिसाइकिल करो। इससे क्या होगा कि हम जो भी प्रोडक्शन कर पाएंगे वो संधारणीय होगा और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देगा। तो यही होता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी। तो ऊपर के टॉपिक में जैसे हमने ग्रीन वॉशिंग को समझा, वैसे यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी को समझना था। चक्री बाजार को यानी चक्री अर्थव्यवस्था को अगर किसी देश की इकोनॉमी अपनाती है तो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण 2040 तक 80% कम हो जाएगा। यानी दुनिया के अगर समस्त देश चक्री अर्थव्यवस्था को अपनाएं, अपने यहाँ ऐसे प्रोडक्शन का निर्माण करें जो रिसाइकिल हो सकता है, जो रीयूज हो सकता है, तो 2040 तक लगभग हम 80% जो है कि प्लास्टिक के प्रदूषण को कम कर सकेंगे। और विश्व में प्रति वर्ष 430 मिलियन मीट्रिक टन का प्लास्टिक का उत्पादन होता है। अब सोचिए इसमें हम प्रति वर्ष 80% की कमी मतलब 2040 तक 80% हम कमी कर सकेंगे। प्लास्टिक 2040 तक
1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि परिदृश्य के तहत अनुमानतः वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 19% उत्सर्जन कर सकता है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक प्रदूषण तब होता है जब प्लास्टिक एक क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है, प्राकृतिक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देता है। अब आप अपने जनपद में नगर निगम के क्षेत्र के आसपास जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हो चुके हैं। दिल्ली में आप देखेंगे करनाल बाईपास की तरफ देखेंगे, गाजियाबाद रूट पे भी देखेंगे बहुत सारे कूड़ों का पहाड़ इकट्ठा हो गया है। तो ये जो पहाड़ हो रहा है प्लास्टिक का, कूड़ों का, कचरों का, ये हमारे जो क्लाइमेट है उस पर भी इफेक्ट डालता है, एनवायरनमेंट पे भी डालता है, लैंड की सॉइल की फर्टाइल पे डालता है और ह्यूमन हेल्थ पे भी जो है कि निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए यूनेप अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहा है। और अगर प्लास्टिक अर्थव्यवस्था से हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ अगर चेंज करते हैं अपने आप को तो क्या क्या लाभ होंगे? सबसे पहले रोजगार, आय और नवाचार के अवसर पैदा होंगे। जो प्रोडक्ट हमने यूज किया उसको रीयूज करने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रिसाइकिल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी में ह्यूमन रिसोर्सेज को लगाया जाएगा, मानव संसाधन का यूज किया जाएगा, तो रोजगार पैदा होंगे, इनोवेशन क्रिएट होंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण पे जो नुकसान हो रहा है उसमें कमी आएगी। और इसके साथ साथ क्या कमी और देखने को मिलेगी हमें, वो अगली जो कमी हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इसके बाद जो प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले नुकसान से जुड़े जितने भी दायित्व हैं, जोखिम है या मुकदमेबाजी है, इन सब में भी कमी आएगी। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे ताकि अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई प्लास्टिक प्रदूषण में को कम करने के लिए अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी अपनाते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे, तो आप टिप पर बता सकते हैं 1 लाइन में। और उसी तरीके से ग्रीन पीस से भी रिलेटेड कुछ बातें हैं जिन्होंने फॉरएवर टॉक्सिक द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। और ये जो सभा थी यहाँ पे जो 2022 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा आयोजित हुई और संधि का उद्देश्य था 2024 तक एक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर फोकस किया गया था। और यहाँ पे पुनर्चक्रित प्लास्टिक पदार्थों में विषाक्त रसायन जो जमा हो जाते हैं तो उससे क्या करना होता है कि वर्जिन प्लास्टिक में उपस्थित जहरीले रसायन प्रत्यक्ष संदूषण जो कि डायरेक्ट कंटेमिनेशन करते हैं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल जैसे पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक से उत्पादित रेजिन को वर्जिन प्लास्टिक कहा जाता है। और ये ऐसे मौलिक उत्पाद होते हैं जिनका उत्पादन से पहले कभी उपयोग या प्रसंस्करण नहीं किया गया था। तो ग्रीन पीस भी इस पे जो है कि फोकस कर रही है। और प्लास्टिक पुनर्चक्रण के जो खतरे क्या क्या हो सकते हैं, पहला चीज़ कि रसायन का उच्च स्तर जमा होता चला जाएगा। अगर आप प्लास्टिक को बार बार रिसाइकिल कर रहे हो तो यहाँ से जो है कि इसमें केमिकल बहुत लगातार मात्रा में बढ़ता चला जाएगा जो मानव शरीर में जहरीला हो सकता है और इकोसिस्टम भी प्रदूषित हो सकता है। दूसरा, अगर हम प्लास्टिक का पुनर्चक्रण लगातार कर रहे हैं तो कैंसर कारक जो होते हैं, कैंसर के जो यौगिक होते हैं वो उत्सर्जित हो सकते हैं जैसे कि डाईऑक्सिन ऑफ यूरेन। वहीं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान के सिद्धांत को अपनाया गया है कि जो भी प्रदूषण फैला रहा है प्लास्टिक से संबंधित उसको क्या करना होगा, एक भुगतान करना होगा टैक्स के रूप में। और प्लास्टिक के भंडार और अपशिष्ट के निपटान के लिए गैर दहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसको जलाना ना पड़े, ऐसी टेक्नोलॉजी को आप बढ़ावा दे सकते हैं। अगला इसी में एक टॉपिक है दोस्तों मेरे, जीरो वेस्ट के लिए वन स्टॉप सेंटर। जो आप वेस्ट कर रहे हो उसको जीरो करने के लिए वन स्टॉप सेंटर कैसे होगा, तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज RRR नामक एक वन स्टॉप सेंटर लॉन्च करने जा रही है सरकार, जिसमें नागरिक, वाणिज्यिक उद्यम आदि अपने अप्रयुक्त या उपयोग की जा चुकी प्लास्टिक की वस्तुओं, कपड़ों, जूतों, किताबों, खिलौनों को जमा करेंगे। यानी चाहे तो सिविलियन हो सकते हैं या कोई इंडस्ट्री हो सकती है, वाणिज्यिक उद्यम या कोई भी अन्य व्यक्ति वो क्या कर सकता है, अपने इस कचरे को एक जगह पे इकट्ठा करेगा, वो एक वन स्टॉप सेंटर बना रहेगा, वहीं पे जाके आप अपने इस कचरे को जमा कर सकते हो। और इसे क्या करेगी सरकार की अलग अलग हितधारकों के पास भेजेगी। जैसे मान लीजिए किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, किसी को पढ़ने के लिए किताबों की ज़रूरत है, किसी को जूतों की ज़रूरत है, या किसी कंपनी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इन सबको रिसाइकिल करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर सकती है, तो सरकार उन सारी चीज़ों को क्या करेगी, किसी गवर्नमेंट को बेच देगी, जिससे इसे रिसाइकिल किया जा सके और एक नए प्रोडक्ट बनाए जा सके। इसी को हम चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी देंगे, जो अभी हमने यूनेप की एक रिपोर्ट में पढ़ा कि सर्कुलर इकोनॉमी कैसे अपनाई जा सकती है। वहीं जो RRR है अर्थात रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, इन केंद्रों को स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान मेरी लाइफ और मेरा स्वच्छ शहर के हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ये जो माई लाइफ एक प्रोग्राम चलाया गया था मोदी जी के द्वारा कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए जो इन्वायरमेंटल हो, मतलब कि
प्रकृति के अनुकूल आपको लाइफ को जीने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। तो ये वन स्टॉप सेंटर गवर्नमेंट लगातार खोलने का प्रयास कर रही है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति या कोई इंडस्ट्री अपने सारे कचरे को जमा करेगी और सरकार उसे एक नई कंपनी को बेच के एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए कहेगी। अगला टॉपिक है आपका जलवायु के लिए ऋण स्वैप। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप। स्वैप क्या होता है दोस्तों, पहले तो आप इसको समझिए। स्वैप का मतलब होता है कि कोई भी दो देश आपस में एक सहमति पे, एक शर्त के आधार पे अपनी आपसी जो स्थानीय मुद्रा है उस मुद्रा में व्यापार कर लें। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि इंडिया और रसिया, इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है, रुपए है, और रसिया की क्या है, उसको हम रूबल कहते हैं। अभी तक क्या है, कभी कभी ये दोनों देश जब आपस में व्यापार करते हैं तो कहते हैं हमें डॉलर चाहिए भैया, लेकिन अगर हम कहें कि हमें डॉलर नहीं चाहिए, इंडिया और रसिया ने आपसी सहमति दी कि इंडिया रुपया और रूबल में व्यापार करेगा, यानी भारत अगर कोई सामान खरीद रहा है तो रसिया को रुपया दे देगा और रूबल जो है कि भारत के पास आएगा। इस तरीके से दोनों देशों के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा डॉलर ना होने के बावजूद। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए इंडिया हो गया और चाइना, चाइना की मुद्रा है युआन और इंडिया की है रुपया। दोनों ही देश आपस में एक दूसरे की मुद्रा में अगर व्यापार करते हैं तो इसे करेंसी स्वैप कहा जाता है, जहां डॉलर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाली बात आपको समझनी है। तो डीएफसी का मतलब हो गया डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप। अब यहाँ पर आप देखें स्वैप का एक प्रकार है, स्वैप का क्या है, एक प्रकार है ऋण स्वैप। इसके तहत जो ऋणी देश है अपने बाह्य ऋण का विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की बजाय, विदेशी मुद्रा का मतलब डॉलर हो गया या कोई और मुद्रा, बल्कि अपने ही देश में जलवायु परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थानीय मुद्रा में भुगतान कर सकेगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो देश ने ऋण ले रखा है वो देश क्या करेगा, उस विदेशी मुद्रा की बजाय अपने ही स्थानीय मुद्रा का प्रयोग करेगा। इससे क्या होगा, ऋणी और ऋणदाता के मध्य आपसी रूप से सहमत शर्तों से ही किया जा सकेगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि ऋणग्रस्त देशों को अपने देश में जलवायु संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए अतिरिक्त ऋण न लेना पड़े। वो अपने स्थानीय मुद्रा का प्रयोग करके, स्थानीय करेंसी का प्रयोग करके उन लोन मतलब जो जलवायु की समस्या है उससे निपट सकें। और इसका सबसे अधिक फायदा किसको मिलेगा, स्पेशली निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इन देशों के पास डॉलर की जो खपत होती है वो बहुत ही कम होती है, डॉलर की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए अपनी स्थानीय मुद्रा का प्रयोग कर सकेंगे। और इसके परिणाम क्या होंगे, पहला, जलवायु संबंधी व्यय में वृद्धि हो सकेगी। अभी तक क्या होता है, डॉलर के ऊपर टिके रहते हैं कि जब हमारे पास डॉलर आएगा तब हम नई जो है कि इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, लेकिन अगर डॉलर नहीं है फिर भी आप व्यय कर सकते हैं अपने जलवायु से संबंधित। अर्थव्यवस्था को सुधार में मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बाह्य संप्रभु ऋण में कमी लाई जाएगी, मतलब हम किसी देश से कोई ऋण लेने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे। अगर हम ऋण ले भी रहे हैं तो हम उस ऋण का प्रयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं, अपनी करेंसी में बदल के। हम किसी देश की संप्रभुता के अधीन नहीं चलेंगे और विकसित राष्ट्र की वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भी ये जरूरी है। तो यही था आपका जलवायु के लिए निपटने के लिए ऋण का स्वैप। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन और मुद्रास्फीति, मतलब कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल यूरोपीय सेंट्रल बैंक, जो कि यूरोपीय यूनियन का एक बैंक है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जलवायु परिवर्तन से हर साल वैश्विक मुद्रास्फीति में 1% अंक की वृद्धि हो रही है। यानी यूरोपीय सेंट्रल बैंक कहता है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से या क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से हर साल जो है कि 1% अंक की वृद्धि हो रही है वैश्विक स्तर पे। यानी ग्लोबल स्तर पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। ग्लोबल स्तर पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। अर्थात हम जो महंगाई का सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हम जो कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से कर रहे हैं। अब रिपोर्ट का मानना है कि अगर यह वृद्धि 2035 तक 0.32 से बढ़कर 1.18% तक अधिक तक हो सकती है। यानी यहाँ तक हो सकती है मुद्रास्फीति अगर बढ़ती चली गई तो, ठीक है, लगातार। और उपभोक्ताओं और उन नीति निर्माताओं के समक्ष एक चुनौती पैदा होगी कि इस प्रकार की मुद्रास्फीति को निम्न स्तर पर कैसे रखा जाए। जाहिर सी बात है, दुनिया में कहीं भी महंगाई होगी तो हमारे देश और हमारी जो व्यापार है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो मध्यम और गरीब परिवार लोग हैं उनको हर वस्तु महंगी मिलेगी और जिससे कि वो लोग भुखमरी के भी शिकार हो सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और IMF ने भी एक रिपोर्ट दी थी, आई ऑफ द स्टॉर्म, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट शॉक्स एंड इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। तो
जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने भी इस प्रकार की एक रिपोर्ट दी थी कि अगर आप क्लाइमेट एक्शन को नहीं रोकोगे, जलवायु परिवर्तन को नहीं रोकोगे, तो नो डाउट हर एक देश को पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी के रूप में देखना पड़ेगा, मतलब महंगाई के रूप में देखना पड़ेगा, और हर देश के पास ये चुनौती पैदा हो जाएगी। अब जैसे होता कैसे, जलवायु जनित प्राकृतिक आपदा का कई माध्यमों के माध्यम से मुद्रास्फीति और समृद्धि पर अलग अलग तथा विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे श्रम की उत्पादकता में कमी हो जाती है, आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आने पर धन और आय में कमी हो जाती है, जिससे उपभोग और निवेश में कमी हो जाती है। परिवहन की अवसंरचना तथा वितरण लागत का प्रभावित होना, और कोर और खाद्य मुद्रास्फीति पर मौसम से संबंधित आघातों का प्रभाव भी पड़ता है। तो अब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो डेफिनेटली हर साल यूँ कह सकते हैं कि वैश्विक मुद्रास्फीति में 1% अंक की वृद्धि देखने को मिलेगी। और ऐसी ये रिपोर्ट किसने दी है, यूरोपीय यूनियन का एक बैंक है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, वो कहता है ये। अगला हमारा टॉपिक है टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि द ग्लोबल एनुअल टू डेकेड क्लाइमेट अपडेट 2023 से 27 स्टेट्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 शीर्षक से 2 रिपोर्ट जारी की। इसने कहा कि इस रिपोर्ट में कहा कि 2027 तक वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 2015 के जो पेरिस समझौते हुए थे उसमें औसत तापमान वृद्धि को पूर्व इंडस्ट्रियल स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का संकल्प किया गया है, और वर्तमान लक्ष्य औसत तापमान वृद्धि को 2100 तक, जो 21वीं सेंचुरी आएगी 2100 तक, वहाँ तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना है। मतलब अभी हम लोग चल रहे हैं 2023 में, और हमें अभी लगभग 77 ईयर का क्रॉस करना है टारगेट, और इसमें हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बनाए रखना है। लेकिन अगर ये तापमान 2027 तक लगातार ये बढ़ रहा होगा तो सबसे बड़ा जो चैलेंज खड़ा होगा वो होगा लघु द्वीपीय देशों के पास, जो 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके अस्तित्व के सामने एक खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि लगातार जब तापमान बढ़ता रहेगा तो इससे बहुत सारी समस्या होगी, सूखा होगा, बाढ़ होगा, समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे द्वीपीय देशों के डूबने का खतरा बढ़ेगा, प्रवाल के मरने की संभावना होगी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, समुद्री इकोसिस्टम बिगड़ेगा। तो बहुत सारी चैलेंजेस यहाँ पर इनके सामने देखने को मिलेगा। और 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से पृथ्वी को लगातार हीट वेव, सूखा, भारी वर्षा, समुद्री जलस्तर वृद्धि जैसे अधिक जलवायु संकटों से प्रभावित होना पड़ेगा, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये वाली बात थी। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। क्या होता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, तो इसको समझते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि आर्कटिक क्षेत्र के तापमान में असामान्य रूप से अत्यधिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये औसत की तुलना में, अगर वैश्विक औसत की तुलना में देखा जाए तो कम से कम 2 गुना रूप से गर्म हो रहा है। यानी जितना ग्लोबल स्तर पे हमारा जो तापमान नहीं बढ़ रहा है उससे कहीं 2 गुना तेजी से आर्कटिक क्षेत्र बढ़ रहा है, क्योंकि ध्रुवों और उष्ण कटिबंध के बीच तापमान वृद्धि में अंतर को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के रूप में जाना जाता है। तो आइए मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नॉर्थ पोल है जो कि 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और ये आपका साउथ पोल है जो कि 90 डिग्री है। तो ये जो ध्रुवों पे तापमान होता है दोस्तों यहाँ पर, और ये जो नॉर्मली जो है कि आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लो ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं ये पूरे के पूरे इतने जो मैंने आपको बना दिए, ठीक है, नॉर्थ साइड में, क्योंकि मैं 0 डिग्री के ऊपर चल रहा हूँ। तो इन दोनों के तापमान में जो अंतर होता है, ये जो तापमान में वृद्धि लगातार दिख रही है, अंतर, यानी यहाँ तो जा रहा है माइनस में टेम्परेचर और यहाँ तो जा रहा है प्लस में, ये लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है। इसी को हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन। हम अंटार्कटिका की बात नहीं कर रहे हैं, तो साउथ वाले की बात ही नहीं करेंगे, हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है। आर्कटिक विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है भाई कि तेजी से गर्म हो रहा है? तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि, क्या रीज़न है वो, आप देखेंगे कि आर्कटिक में हिम आवरण पिघल रहा है, सूर्य का प्रकाश सीधे स्थल भाग और जलीय भाग तक पहुंच रहा है, और यह क्षेत्र अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए यह क्षेत्र बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है और हिम आवरण, जो हिम की चादर है, वो पिघल रही है। वहीं उष्ण कटिबंधों से ध्रुवों तक ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। कहने का मतलब हो गया कि ये जो 0 डिग्री वाले पॉइंट हैं, यहाँ से जो उष्ण कटिबंधीय जोन है, यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है ध्रुवों की तरफ, जिसकी वजह से ये पार्ट भी गर्म हो जा रहा है। और अब यहाँ पे गर्म होने की वजह से ये सारे के सारे पिघल रहे हैं,
और ध्यान देना है कि अंटार्कटिका की तुलना में आर्कटिक में पोलर एम्प्लीफिकेशन अधिक हो रहा है। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि 90 डिग्री नॉर्थ में अंटार्कटिका है कि आर्कटिक, तो आप कहोगे आर्कटिक है। 90 डिग्री साउथ में क्या है, अंटार्कटिका है। तो जो ये पोलर एम्प्लीफिकेशन देखने को मिला, पोलर मतलब जो 90 डिग्री नॉर्थ है साउथ है, तो जो ध्रुवों पर जो एम्प्लीफिकेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि तापमान में जो वृद्धि देखने को मिल रही है, वो सामान्यतः आर्कटिक में देखने को मिल रही है, उत्तरी में अक्षांशों में, न कि दक्षिणी। और सभी महाद्वीपों में अंटार्कटिका समुद्र तल से सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है। ये एक प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो गया और कुछ नहीं था यहाँ पे। अब आते हैं हम आगे अगले टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट होंगे, हम उसी को कवर कर रहे हैं। जैसे अरोरा की बात करते हैं। अरोरा क्या होता है दोस्तों, ये एक ध्रुवीय ज्योति होती है। लद्दाख में भारतीय खगोलिक जो वेधशाला है ने पहली बार ध्रुवीय ज्योति या अरोरा की एक दुर्लभ घटना को सफलतापूर्वक दर्ज किया। अरोरा की एक दुर्लभ घटना को सफलतापूर्वक दर्ज किया। IAO लद्दाख के चांगथांग की हनले घाटी में सरस्वती पर्वत पर समुद्र तल से 14,800 फीट पर ऊंचाई पर स्थित है। ध्रुवीय ज्योति जो है वो एक प्रकार का भूचुंबकीय तूफान है। क्या है वो, तूफान है, ये ध्यान देना है आपको। अरोरा एक तूफान होता है। यह परिघटना सूर्य की प्लाज्मा तरंगों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य परस्पर क्रिया के कारण होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका सन है और ये अर्थ हो गया, तो यहाँ पे जो इसकी प्लाज्मा तरंगें होती हैं और यहाँ पे जो ये पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पार्ट होता है, तो इसके बीच में लगभग यहीं पे जो है कि लगातार देखने को मिलता है। इसीलिए हमें ये अरोरा आपके पोल के आसपास देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक बात और है, कोरोनल मास इजेक्शन की परिघटना के दौरान सूर्य से अरबों की संख्या में अवशोषित कण निकलकर अत्यंत उच्च गति से अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, और जब ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान पैदा करते हैं और हमें ध्रुवीय प्रकाश की परिघटना देखने को मिलती है। तो यानी ये सूर्य से लाखों की संख्या में निकलते हैं छोटे छोटे कण, और ये जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ध्रुवीय प्रकाश एक पैदा करते हैं पोलर के पास, इसीलिए हम इसको अरोरा के रूप में जानते हैं। उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र दो ध्रुवीय जो दीर्घवृत्तों का निर्माण करते हैं, और ध्रुवीय ज्योति को उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुवीय ज्योति यानी अरोरा बोरियलिस कहते हैं। इसको हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ पे कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव के पास इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ये 90 डिग्री साउथ। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया आपके साउथ में होता है, इसलिए इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ की बात है और अरोरा बोरियलिस 90 डिग्री नॉर्थ की बात है। अधिकांशतः उच्च अक्षांशों और पृथ्वी के ध्रुवों के समीप स्थित अलास्का, कनाडा, अंटार्कटिका जैसे स्थानों पर यह देखा जा सकता है। ध्रुवीय ज्योति की परिघटना दिन के किसी भी समय में घटित हो सकती है, लेकिन अंधेरा होने पर इसे बिना किसी उपकरण के आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, या यूँ कहें कि नग्न आंखों से ये आसानी से देखा जा सकता है। और इसमें ये जो रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर दीप्तिमान होने लगते हैं और अलग अलग आवेशित आयनों और परमाणुओं पर निर्भर होते हैं। तो कैसे होते हैं, आइए इसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की इमेजेस। देखिए ये पृथ्वी के उत्तरी पोल पे जो है कि इस तरीके के कलरफुल इमेजेस जो है कि आपको क्रिएट होने को देखने को मिलती हैं। तो यही जो है कि अरोरा आपके बोरियलिस और अरोरा आपके ऑस्ट्रेलिस के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का जो पोल होता है वहीं पर ये इस तरीके के प्रकाश निकलते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो लाखों के कणों जो है कि जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के रंगों को पैदा करते हैं। तो इन्हीं को अरोरा बोरियलिस या अरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहते हैं। तो ये वो इमेजेस हैं जिसको आप देख सकते हो। ये नेचुरल इमेज होती है जो कि आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये रात में ही आप देख सकते हैं, दिन में ये सामान्यतः नहीं दिखाई देती है। आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग है और यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी जो मैंने आपको समझाई है अभी। चलिए आगे देख लेते हैं हम इसके और चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ऊंचाई के अनुसार इसके अलग अलग रंग भी दिखाई देते हैं। और जैसे अगर हम बात करेंगे कि स्वच्छ आकाश, अगर हम बात करें अरोरा या ध्रुवीय ज्योति की लिए क्या परिस्थितियाँ होंगी, तो पहली चीज़ कि आकाश बहुत स्वच्छ रहना चाहिए, बादल की अनुपस्थिति रहनी चाहिए और पूरी तरीके से अंधेरा रहेगा, तभी वो आपको देखने को मिलेगा। जो कैसा होगा, एक कलरफुल होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये कलरफुल रहता है, ये चीज़ मैंने आपको अभी दिखाई। अब हम देखते हैं एक लास्ट टॉपिक हमारा सन हेलो। क्या होता है ये सन हेलो? उत्तर भारत में सन हेलो या सूर्य के प्रभामंडल की घटना देखी गई है। सन हेलो किसे कहते हैं? बहुरंगी प्रकाश में वलय होता है जो सूर्य के चारों ओर वृत्त के रूप में इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है, और इसे 22 डिग्री हेलो भी कहा जाता है। हेलो पृथ्वी से 20,000 फीट
कि या उससे अधिक ऊंचाई पर गति करते हुए उच्च पतले पक्षाभ बादल का संकेत देते हैं और लाखों की संख्या में षटकोणी आकार में हिम के क्रिस्टल होते हैं। तो ये जो आप देखेंगे यहाँ पे ये सन हैलो के रूप में एक काम करते हैं। ये आप देखेंगे पतली सी पट्टी के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रही होगी एक कलर वाइज जिसमें मैं पेन घुमा रहा हूँ, तो इसी को सन हैलो कहा जाता है। ये ऐसा लगता है कि सूर्य के चारों ओर एक जो है कि एक बादल की पक्षाभी जो बादल होते हैं उनकी घटना आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। और इसके बारे में अगर हम समझते हैं तो सूर्य का प्रकाश इन हिम के क्रिस्टल से जब गुजरता है तो प्रकाश क्रिस्टल की सतहों से अपरिवर्तित हो जाता है, यानी मुड़ जाता है, और मुड़ने के कारण सूर्य की किरणों के मौजूद जो प्रकाश में जो रंग होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं विक्षेपण के कारण, और इस वजह से एक स्पेक्ट्रम बनता है, यानी कि इंद्रधनुष का कलर भी बन जाता है। जानने वाली बात यह है कि हिम के क्रिस्टल से होकर जाने के दौरान प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, और इस प्रकार प्रकाश का जो है कि एक बार प्रवेश होता है और एक बार निकास होता है, और दोनों ही समय अपवर्तन होता है, और इसी को जो है कि सन हैलो की क्रिया को कहा जाता है दोस्तों। तो ये तो थे आपके जो है कि अच्छा एक और लास्ट टॉपिक है, पाल घाट का दर्रा क्यों चर्चा में था। पश्चिमी घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है, भूवैज्ञानिक अपरूपण क्षेत्र कहते हैं इसे, और जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तारित है। यह एक गलियारा है जो कोयम्बटूर को पलक्कड़ जिले से जोड़ता है, और भरतपुजा नदी जो केरल में होती है वो यहीं से होकर बहती है। पाल घाट दर्रे के उत्तर में स्थित पश्चिमी घाट में वार्षिक रूप से वर्षा अधिक होती है, और इसे दक्षिणी भाग में वर्ष भर समान रूप में वर्षा प्राप्त होती रहती है, और यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति शुष्क सदाबहार वन के रूप में चिन्हित की जाती हैं, वर्गीकृत की जाती हैं। और एक लास्ट टॉपिक है आपका, यहाँ पे अरब सागर में अमृत या मूंगा ब्लॉक बनाया गया है। ओएनजीसी ने, जो कि ऑयल नेचुरल गैस जो कंपनी है, उसने अरब सागर में मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में अमृत और मूंगा ब्लॉक नामक 2 ब्लॉक्स में कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस की खोज की है। ये ब्लॉक्स खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, OALP को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत शुरू किया गया था, क्योंकि ये जो खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति है इसी के तहत अमृत और मूंगा ब्लॉक को जो है कि यहाँ पर जो 2 ब्लॉक्स थे वो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की गई। यानी आप कह सकते हो कि मुंबई के तट पे ONGC कंपनी को एक नए जो है कि प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के खदान मिल गई है। बस इतना ही आपको समझना है। OALP के तहत तेल, गैस, कोल बेड मीथेन, गैस हाइड्रेट जैसे हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण का इच्छुक व्यक्ति बोलीदाता किसी भी नए ब्लॉक्स की खोज के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकता है। इसी तरीके से ONGC ने सरकार के पास आवेदन किया कि मुझे मुंबई हाई पे या मुंबई के तट के समीप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के कुछ खदान खोजनी है, अगर मुझे मिलती है तो वो जो है कि देश के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसीलिए वो क्या करता है, सरकार के पास एक आवेदन करता है। तो बस आपसे इतना ही पूछा जा सकता है चर्चा में कि अमृत और मूंगा ब्लॉक जो बने हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, तो आपको बताना कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए, और ये ONGC के द्वारा खोजे गए थे। बस इतना ही आपको यहाँ पे जानना था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स से, जो आपको कल देखने को मिलेगी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।